देखो बेटा, तो अब 1960 अभी तक हम लोगों ने किसको देखा है? 1956 वाला भी काम हो गया और 1948 वाला भी काम हो चुका हमारा। तो अगर 1966 की बात करें तो चलिए जल्दी से इसमें भी एक लाइन बस लिख के खत्म करें इसको। 1966 में हुआ था बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं ना बेटा हरित क्रांति, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा HYV, हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स की बात करते हैं, हरित क्रांति। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ हरित क्रांति कब हुआ था, तो कब आएगा बेटा? 1966 में। हरित क्रांति कब हुआ था? 1966 के अंतर्गत। फिर कहता है यहां पर ड्यू टू फूड शॉर्टेज, बात ना करो जल्दी बेटा, ड्यू टू फूड शॉर्टेज इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन अस US फॉर फूड। बेटा पता है अभी भी पूरे विश्व में ये जो आप देखते हो कि इतनी ज्यादा जो है खाद वगैरह का जो है उपयोग किया जाता है, जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने की बात करी जाती है, उस पर नई नई तकनीक नई नई प्रयोग करी जाती है, क्योंकि जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन है ना फूड ग्रेन्स का, वो 8 मंथ्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। जितना उत्पादन होता है उससे सिर्फ और सिर्फ 8 महीने तक का भोजन का व्यवस्था किया जा सकता है। तो 4 महीने की शॉर्टेज है या नहीं है? तो उस 4 महीने की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ही काम करना पड़ता ही नहीं करना। तो शुरुआत में इंडिया के पास तो ना उतनी ज्यादा टेक्निक थी ना उतनी टेक्नोलॉजी थी, है कि नहीं? आपने देखा भी था कि जो एजुकेशन लेवल है वो भी सिर्फ 18% था, सिर्फ 18% लिखवाया था ना, शुरुआत में ही लिखवाया था आपको पिछली क्लास में हमने, कि जो हमारे पास लिटरेसी रेट था वो कितना था? 18%, ठीक है। तो उस केस में भारत ने क्या करा? US के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दी, ताकि वहां से जो भी हमें यहां पर दिक्कत हो, जो भी हमें यहां पर शॉर्टेज हो, वो वहां से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो अब ये शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ही भाई कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी। तो वही जो एक्शन लिया गया था उसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? ग्रीन रिवॉल्यूशन, अर्थात हरित क्रांति। आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा हरित क्रांति के बारे में। तो वो काम यहां हुआ था। फिर उसके बाद लिखिएगा बेटा 1969, एड AID, मतलब उसको बढ़ाना, उपयोग करना, या जो शॉर्टेज हुआ था उसको पूरा करना। लेकिन तुम लोग सिर्फ पढ़ देते हो, परफॉर्मेंस अभी भी ठीक नहीं है किसी की भी किसी की भी। ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ की ठीक है कुछ की गड़बड़ है। अब आखिरी जोर लगा लो तभी काम चल पाएगा, अन्यथा कुछ होने वाला है ही नहीं। ऐसे अगर करोगे तो एक भी बच्चे अभी पास होने के लायक नहीं हो जी। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 100 लाना सबसे आसान है, और उसमें आपको देख रहा हूं कि एक बच्चा सिर्फ पास है, क्योंकि 45 पे पास बोला था ना मैंने, एक बच्चे का 47 है, तो स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, बहुत खराब है स्थिति। थोड़ा सा अपने अंदर ध्यान दो, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है, सुधर जाओ, संभल जाओ, ईमानदारी से अब काम कर लो। ब्रेक के टाइम में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लफाबाजी करते रहते हो, और कल ही तो शायद अकाउंट्स की क्लास के बाद जो है बहुत जोर से चिल्लाया था बच्चे लोग यहाँ पर। क्या वो किसी भी तरीके से हरकत लग रही है
जो सीए का स्टूडेंट हो। कौन कौन चिल्लाया था, ईमानदारी से बता दो। चिल्लाया कौन था? मैंने तेरा नाम तो लिया नहीं, मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे नाम ले लूं? लेकिन चिल्लाया था। सही चीजें नहीं। सिर्फ आपकी क्लासेज नहीं चलती, आपके साथ 3 और क्लासेज चलती है यहाँ पे। जबकि मैक्सिमम क्लासेज जब उधर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिए तब भी 3 क्लासेज तो यहाँ चल रही है ना, सामने भी चल रही होती है, ऊपर भी चल रही होती है, सीए फाइनल का यहाँ पे चल रहा होता है। तो थोड़ा सा अपने अंदर वो बदलाव ले आओ कि अब सीए के स्टूडेंट हो। ये चिल्लम चिल्ली वाली चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैं नीचे था, इतना तेज चिल्लाए थे कि मुझे नीचे आवाज सुनाई दिया था पूरा। तो गलत बात है ये। चल, अब जो है भाई बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें नेशनलाइज बैंक की भी बात होगी। तो 1969 में और 1980s में बैंकों को नेशनलाइज करने का काम हुआ था, राष्ट्रीयकरण जिसको कहते हैं। भाई गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार भी तो चलना पड़ेगा ना। आगे जब आरबीआई के बारे में अगर पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसके बारे में, उस टाइम में दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या कंट्रोल, मनी कंट्रोल में तो पढ़ना ही है हम लोगों को इन चीजों को। तो 1969 के अंतर्गत लिखिएगा 14 बैंक्स were nationalized फिर दोबारा इन 1980s 6 more banks were nationalized। ये जितना भी डाटा लिख रहा हूं ना बेटा, ये सारे काम की चीज है। इसमें से इस चैप्टर में से यही मैंने पहले ही बता दिया था कि प्योर थ्योरेटिकल है इसमें। ठीक है, तो 1969 में 14 बैंकों को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। और 1980 में 6 और बैंकों को क्या कर दिया गया बेटा, नेशनलाइज कर दिया गया। ओके, कहता है द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 1965 the performance during 1965 to 1981 is रोज। कि अगर 1965 से 1981 के बीच की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो वो सबसे क्या था बेटा, खराब स्थिति में था। सबसे ज्यादा क्या था, खराब स्थिति। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि देखो, लाइसेंस लगा देना, बिना लाइसेंस के कोई काम नहीं कर सकते हैं, बाकी चीजों के ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा चार्ज करना, या रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, तो इन सब का इम्पेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो क्यों हुआ था, तो लिखिएगा ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s 1960 और 70 के दरमियान देयर वेयर लाइसेंस राज। ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s देयर वेयर लाइसेंस राज। क्या था बेटा हमारा वहां पर, लाइसेंस राज की बात करी थी। ओके, ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s देयर वेयर लाइसेंस राज। कहता है बेटा मेजर ड्रॉट्स were there
in 1966 and 1967 and oil shocks in 1973 and 1979। भाई आपको देखा होगा कि जब हमने पिछली क्लास में 5 ईयर प्लान की बात करी थी, उस टाइम में हमने 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 एनुअल प्लान बताया था, ये नहीं बताया था? अगर याद हो तो बोलो। नहीं लिखे थे क्या? नोट नहीं किया था? चलो, मैंने पिछली क्लास में दिखाया था ना वो। तो भाई एक वो बताओ, अचानक से अगर बहुत ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, सूखा पड़ जाए, अनाज का उत्पादन ही नहीं हो रहा हो, कोई भी चीज हमारे पास पर्याप्त हो ही ना, तो क्या हम लंबे समय तक के लिए सोचेंगे? क्या एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि भाई रात खाना क्या खाएंगे इसका जुगाड़ हमारे पास है नहीं, और हम चले हैं फ्यूचर संवारने। संभव है क्या? वहां तो फिर किसके बारे में सोचेंगे? वर्तमान के बारे में सोचेंगे ना। तो उस टाइम में इतना ज्यादा सूखा पड़ गया था, जो तेल वगैरह की कीमतें इतनी ज्यादा महंगी हो गई थी, तो उन सब का भी नुकसान क्या होगा बेटा? पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? कल कहाँ था? और वो लंबू गौरव कहाँ है? कैसे चला रहा था या चल रहा था? बताओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखिएगा। इन 1969 MRTP एक्ट। अच्छा, मैंने एब्रिविएशन दिया आप लोगों को या नहीं दिया? शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म वाला नहीं दिया है? तो मैं आज जो है ना, अभी 1:30 की क्लास, 1:30 वाली जो बाद क्लास होती है ना, उसमें बंटवा दूंगा मैं क्लास के अंदर। ठीक है, उसमें जितने आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दे रखे हो ना, वो याद जरूर कर लेना, एग्जाम में बराबर पूछता है। इस बार अच्छा था कि इस बार पूछा नहीं, पिछली बार 3 पूछे थे। तो वो कभी ना कभी एक दो करके पूछता ही रहता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी पढ़ लेना, और बाकी जब अभी पढ़ाते जाएंगे तो वहां पर भी बेसिकली लिखवाते जाएंगे, तो उसको ना नोट करते जाना एक जगह पे। जितने भी डेली क्लास में आपको शॉर्ट फॉर्म मिले ना, घर पे एक रजिस्टर पतला सा ले लो, उसमें लिखते चलना, ताकि उसका मीनिंग आपको पता रहे और वो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है ना? जैसे अब यहीं पर हमने MRTP लिखा था, अब भले ही चलो ये हट गया है, लेकिन एब्रिविएशन तो पूछा जा सकता ही नहीं, तो आगे इसके बारे में पढ़ाएंगे भी, तब हम आराम से लिखवा भी देंगे। तो लिखिएगा इन 90, इसका काम था बेटा मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करना। कहीं पर अगर कोई भी मोनोपोली बना रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, और इसी को ना खत्म करके बाद में आ गया था CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम ही था मार्केट में कंपटीशन को देखना। कंपटीशन बना रहे, कहीं भी अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो फिर मोनोपोली क्रिएट होगी, और मोनोपोली क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिक प्राइस हाई होगा, क्योंकि मोनोपोली का मेन फीचर्स क्या था? प्राइस डिफरेंशिएशन, हमारी मर्जी हम जिससे जो चार्ज करें। और उसी में ना इकलौता लिखवाया था कि लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। याद है या नहीं है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। तो इन 1969 MRTP एक्ट, लिख लीजिएगा, द मोनोपोलीज एंड restrictive trade practices एक्ट। तो 1969 में कौन सा एक्ट आया था बेटा? MRTP एक्ट। कौन सा एक्ट आया? MRTP एक्ट। ओके, फिर लिखिएगा बेटा, स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बेटा डिफिकल्ट, हार्ड।
तो हार्ड लेबर लॉ बनाया गया। अगर आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेना। अब एक वो बताओ, मान लो मैं यहां पे पढ़ाने के लिए आया। ओ दीदी, मैं यहां पे पढ़ाने के लिए बैठा हुआ हूं। अब पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर की भी बातें होती है, हंसी मजाक भी होती है, पढ़ाई भी होती है, सब तरीके की बातें क्लास में होती है। अब अगर भगवान सर ने बोल दिया कि देख लो क्लास में अगर एक बार भी हंसो 1000 रुपये माइनस, एक बार मजाक किया 5000 रुपये माइनस, 1 मिनट लेट हुआ 3000 माइनस, क्या मैं काम करना चाहूंगा? क्या इससे लेबर इनकरेज होगा, डिस्करेज होगा, ये नहीं होगा? तो ये जो हार्ड लॉ बना था ना बेटा, ये लेबर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसके लिए कहीं पर फायदेमंद नहीं था। भाई ऑनर तो खुश हो जाएगा, ऑनर तो खुश होगा, लेकिन जो लेबर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो उसको क्या ये प्रोत्साहन मिल पाएगा कि हम काम करें? वो क्या बोलेगा, भाई ऐसे भी तो एक भी गलती होगा मरना ही है, तो छोड़ ना, कौन काम करे? होता ही नहीं होता। तो ये चीजें तो अगर हार्ड लेबर लॉ बनेगा तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करेगा, दिक्कतें पैदा होंगी। ठीक है, तो इससे लेबर क्या होगा बेटा, डिस्करेज होगा। लेबर क्या होगा, तो ब्रैकेट में लिख लो ताकि समझ में आता रहे। ये जो हमारे पास हार्ड लेबर लॉ बना है इसके कारण इट डिस्करेज्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, कि जहां भी लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स होगा वहां पर नुकसानदायक होगा या नहीं होगा? क्योंकि लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया, लेबर की वैल्यू ज्यादा होनी, और अगर लेबर की वैल्यू ज्यादा होनी है और उसी के लिए काम नहीं किया गया है तो फिर नुकसानदायक है या नहीं है? काम का चीज है क्या? नहीं है। तो ये चीजें यहां पर एक क्रिएट होगी अगर आप हार्ड लेबर लॉ बनाओगे। हमेशा ही लेबर को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देना पड़ता है, लेबर को कहीं ना कहीं क्या करना होगा, प्रेफरेंस देना, उसको इंसेंटिव्स देने की बात आई ताकि वो क्या करे, खुशी खुशी काम करे, है ना? अगर मान लो कि भगवान सर बोले कि रात में क्लास लो नहीं तो फांसी की सजा मिलेगी, क्या बोलेंगे? राम सलाम, आज के बाद पढ़ाना बंद। लेकिन जैसे ही कल परफॉर्मेंस देखा तो दिमाग को एक इंडिकेशन मिला, पढ़ नहीं रहे हैं। और इको में ये हाल है तो बाकी सब्जेक्ट में जैसे होंगे वो सभी जानते हैं, सब ऊपर वाले की इच्छा। तो अब कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। नहीं तो भाई एक वो बताओ, क्लास ले लिए शाम में, क्या जरूरत है हमें क्लास लेने की? जरूरत है क्या क्लास लेने की? नहीं। लेकिन फिर भी मजबूरी में अब ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, सिर्फ आपके कल के रिजल्ट के बाद। मैं रिजल्ट कल ही भेज देता, मेरे पास रिजल्ट पता है कितने बजे आ चुका था? कल 5:11 पे चेक होकर के रिजल्ट मेरे पास था। लेकिन देखने के बाद मैंने सोचा कहाँ भेज के करे, ऐसा कुछ भेजने लायक इसमें है ही नहीं, और खुंदसी बढ़ गया हमारा। पहले मैंने नीचे से नाम देखा, आदित्य, मतलब चलो ठीक है, हाँ नीचे से पहला नाम तो तेरा ही है। अच्छा गुप्ता है, अच्छा तुम हो, बताओ यार, तुम तो बेकार में बदनाम हो रहे थे। कितने नंबर पे हो? बोलते हैं होंगे कहीं। सर 30 पे नहीं है, 28-29 पे देख लेना। चलो कोई नहीं है, करते रहो, मेहनत करो, हो जाएगा। जो 72 क्वेश्चन दिया था ना बेटा, 20 मिनट का मैक्सिमम क्वेश्चन था और 72 के 72 आने चाहिए थे। ये जो रिजल्ट आया है ना,
मेरे 16 साल के कैरियर में, अब तो 17 साल हो गए, 17 साल के कैरियर में पहली बार इतना खराब बैच का रिजल्ट हुआ है इस टेस्ट का। सोच के देखो। आपको नहीं बिलीव होगा तो मैं जस्ट पिछले बैच का भी पीटी 14 का आंसर भेज दूंगा, रिजल्ट भेज दूंगा, चेक कर लेना। आपको वहां पे 67, 68, 70 भी मिल जाएगा। तो ऐसा है नहीं, पहली दफा ये हुआ है। जबकि पहले से ज्यादा मैंने यहां पर पढ़ाया। मैंने लिखवाते समय भी बोला ना कि तुम लोगों को पहली बार लिखवा रहा हूं, अभी तक मैं लिखवाता नहीं था ये चारों मार्केट का डिफरेंस जो लिखवाया था हमने, ताकि ऑब्जेक्टिव के लिए वो याद रखना। घर पे जाकर के वो क्वेश्चन किस किस ने बनाया है, जो एग्जाम पेपर वाला था, जो मैंने लिख के दिया था क्वेश्चन नंबर, ईमानदारी से बोलना। अब सोच के देखो, जब मैंने क्वेश्चन लिख के दिया कि ये सारे क्वेश्चंस घर पे करने हैं उस पेपर में से, तब नहीं किए हो, तो अब इससे खराब क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा अभी भी वक्त है, अपने अंदर सुधार कर लो। नहीं तो हमारा क्या है, देखो भाई, आप जाओगे, आपकी जगह पे फिर दूसरे बच्चे आएंगे, फिर वो बच्चे जाएंगे, कोई और बच्चे आएंगे, यही तो होगा। फिर मैं भी प्रोफेशनल के तरीके से सोचूंगा, फीस मिल गया, बात खत्म। हमारा नेचर वैसा नहीं है, इस चक्कर में मैं बार बार बोल देता हूँ, क्योंकि हमारा वो नेचर नहीं है कि पैसे आ गए हैं तो अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हमारी लाइबिलिटी ही शुरुआत वहीं से होती है जहां पे पैसा हम रिसीव कर लेते हैं। क्योंकि लाइबिलिटी खत्म तभी होगी ना जब अच्छे से मैं कोर्स कंप्लीट करवाऊँ, तब तक तो मैं लाइबिलिटी में जी रहा हूँ ना भाई। तो थोड़ा सा मेहनत करना सीख लो और बदमाशी पे कम ध्यान दो। चलिए, फिर अब यहाँ पे कहता है बेटा कि लेबर के लिए हमने क्या बना दिया था, हार्ड लॉ बना दिया था। ये सब कहानी किसकी थी हमारी, बताओ। पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बावजूद हमने उसमें लिख तो दिया था कि भाई 1948 के बाद से लेकर के और 1991 तक की बात करते हैं। लेकिन आप बेसिकली जो देखा होगा ना, मैक्सिमम ईयर मैंने 1980 81 लिया हुआ है, लिया ही नहीं है। इसका मतलब हम तो 91 तक अभी पहुंचे ही नहीं है। आप देखो ना, जो भी मैंने डेट लिखवाया होगा ऊपर, 73, 79, 66, 69, 60, 70 इन 1980, मैक्सिमम कहाँ तक लिखा है बेटा, 19 से 81 तक ना, लिखा ही नहीं लिखा। इसका मतलब इसके आसपास कुछ ना कुछ इस तरीके का रिफॉर्म्स हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा। तो तीसरा नंबर पे लिस्ट देखो क्या लिखाया था बेटा हमने, 1980 रिफॉर्म्स लिखवाया था, ये नहीं लिखवाया था। तो इसका मतलब उसमें मेजर चेंज हुए होंगे, तभी ना उससे रिलेटेड बातें ऊपर नहीं करी। अब 1969 में एक दो लाइन का था तो लिख दिया ना हमने, 66 में एक दो लाइन का था, लिख दिया या नहीं लिख दिया हमने, उन सब में डिटेल्स में बात नहीं करी। लेकिन 1980s में ये जो हम लोग एलपीजी कंसेप्ट की बात करते हैं ना बेटा, शुरुआत उसकी 1980 से ही हो गई, छूट मिलना यहीं से शुरू हो गया। वो तो मेजर रिफॉर्म्स 90 में हो गया, 91 में हुआ, लेकिन उसका जो बेस बना है वो कब से बन गया बेटा, 1980 से बन गया। तो तीसरा पॉइंट होगा ना हमारा, पहला बताया था प्री, दूसरा, अब तीसरा क्या हो गया इसमें, 1980 रिफॉर्म्स। तो लिखिएगा, बता सकते हो बेटा हिंदू ग्रोथ ग्रोथ रेट क्या है,
रेट था वो, कब से कब तक? 50 से 80 का जो दरमियान था उसमें एनुअल ग्रोथ रेट कितना था हमारा? 3 पॉइंट, और उसी को क्या नाम दिया गया था? हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से। ओके, चलिए, तो अब जरा 80s तक तो 3.5 था, अब 80s के बाद की भी बात करेंगे ना भाई, तो लिखेंगे द एनुअल growth rate of GDP during 1980 to 85 and 1985 to 90 were 5.7% and 5.8% respectively। 80 से 85 तक का कितना था बेटा? 5.7%। और 85 से 90 तक का क्या था? जबकि इससे पहले कितना पढ़े थे अभी? 3 पॉइंट। तो देख रहे हो ना कि अगर रिफॉर्म्स करा जाएगा तो ग्रोथ रेट में इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? तो एनुअल जो हमने प्लान बनाया था उसमें 1980 टू 85, 85 टू 90 हुआ था या नहीं हुआ था? फिर 90s के बाद ना एनुअल प्लान बनाया गया था। तो देखिए हमने दो ही ग्रोथ रेट के बारे में यहाँ पर भी बात करी या नहीं करी है? हमने दो ही ग्रोथ रेट की बात करी ना। हमने ये तो नहीं लिख दिया डायरेक्ट कि भाई 2000 तक ये देखा गया इतना। हमने कहाँ तक लिया है? 90, क्योंकि 90s में फिर 1991, 91, 92 क्या लग गया था हमारा? एनुअल प्लान क्या लग गया था हमारे पास? तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी? 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, FYP की बात कर रहे हैं। तो 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 80 से 85 और 85 से 90, यही था ना हमारे पास। चल, फिर इसमें कहता बेटा इन 1980s reforms broadly covers 3 areas। in 1980s reforms broadly covers 3 areas। in 1980s reforms broadly covers 3 areas। ओके, अब ये जो हमारे पास 3 एरियाज है, ये जो हमारे पास 3 एरियाज है, अब वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहला इसमें है बेटा इंडस्ट्री। पहला कौन सा हमारा? इंडस्ट्री। दूसरा है हमारे पास बेटा ट्रेड, और तीसरा है हमारा बेटा टैक्सेशन। इसी को कहते हैं बेटा ITT। अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि बताओ भैया 1980s में जो रिफॉर्म्स हुआ था उसमें किस एरिया के ऊपर फोकस किया गया था, तो ITT के ऊपर फोकस किया गया था, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड टैक्सेशन के ऊपर। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड टैक्सेशन के ऊपर मेनली जो है फोकस किया गया था। ठीक है, आप आपसे डिटेल्स में ये नहीं पूछेगा बताओ इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ या ट्रेड में क्या क्या हुआ, टैक्सेशन में, ये नहीं पूछेगा आपसे। बट ये तो पूछ सकता है ना कि भाई किस क्षेत्र में काम किया गया। कि भाई हम बोल देते कि रिफॉर्म्स हुआ, तो रिफॉर्म्स हुआ तो किसी न किसी क्षेत्र के लिए काम तो हुआ होगा ना, तभी तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना। या आंख बंद किए थे तो सपनों में रिफॉर्म्स हुआ? नहीं ना भाई, एक्चुअल कहीं ना कहीं पर उसके बेसिस पर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना होगा ना। तो किस क्षेत्र के लिए? ITT के लिए, इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन के लिए। फिर उसके बाद 85 में, in 1985 delicensing of 25 industries
was done। डी लाइसेंसिंग का मतलब होता है बेटा लाइसेंस को रिमूव कर देना, कैंसिल कर देना। तो जो 25 इंडस्ट्रीज था उस पर से क्या हो गया बेटा, लाइसेंस खत्म कर दिया गया। ओके, फिर उसके बाद कहता है द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉडबैंडिंग was accorded for industries that is allow flexibilities and rapid changes in their product mix without any fresh license। The facility of broadbanding was accorded for industries that is allow flexibility and rapid changes in their product mix without any fresh license। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या हुआ है, जैसे बेटा एक बताओ, मैंने दुकान खोल लिया, ठीक है, मैंने एक किराने का दुकान खोला और मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया था कि भाई ये देखो मैं किराने का दुकान खोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे चावल बेचूंगा। अब मैंने सोचा कि यार चावल में वो काम चल नहीं रहा है, मैं तो दाल भी बेचना चाहता हूँ, अब दाल के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा तेल भी बेचूं तो अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला ना, आप अगर अब आपने लाइसेंस ले लिया काम करने के लिए, आप जितने प्रोडक्ट रखना चाहो रख लो, उसके लिए आपको अलग से किसी भी तरीके की फ्रेश लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब यही होता है डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोडक्ट अब उसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। ओके, अब जैसे देखो ना बेटा, ब्रॉडबैंड वाला जो आता है, पहले क्या आता था, तार लेके आता था डायरेक्ट जो है कंप्यूटर में लगता था। अब देखते हो ना राउटर लगा दिया गया है तो वाईफाई वाला भी काम आता है। इसी तरीके से डोंगल वाला भी काम चलता है, नहीं चलता है। आप अलग अलग है, सबका एक ही काम की इंटरनेट यूज करना, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट है, ये नहीं है। इसके लिए आपको अलग अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, रिफॉर्म से तो हुआ, सहूलियत ही तो प्रदान करी गई है ना। तो इसकी भी बात यहां पर हम लोग करेंगे। यहां तक सबने टेप लिया, बोलो नेक्स्ट। द मल्टी पॉइंट excise duty were converted into modified value added टैक्स, इसी को कहते थे बेटा मोड वैट। अब ये खत्म हो चुका, ये जीएसटी सबसे पहले की कहानी है, जब हम लोग सीए इंटर में टैक्स पढ़ते थे तब की कहानी है ये। अब तो ये सब चीजें हट ही चुकी है कि अब अलग अलग जो है आप टैक्स का सिस्टम है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग एक्साइज ड्यूटी है, तो उसको किसके अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया गया था बेटा, मोड वैट के अंतर्गत। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, तो मोड का मतलब क्या हो गया, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये खत्म हो चुका है, अब इसकी बात हम लोग नहीं करते। अब जो भी काम है वो किसके अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत। तो थोड़ा सा चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी जब सीए इंटर में जाओगे तो वहां पर अरविंद दुबे सर पूरा का पूरा जीएसटी पढ़ाएंगे। उसमें तो इतनी मोटी बुक है, इसमें तो एक छोटू सा टॉपिक है आधा पेज का, है कि नहीं। तो कहानी तो बनेगी नहीं ना बेटा। अकाउंट्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे जीएसटी थोड़ा सा,
तो उससे अपने आप को ये मत समझ लेना कि जीएसटी के महारथी हो गए, अब सरकार को नॉलेज हम देने लग जाएंगे। इंटर में जब आओगे तब भरम टूटेगा, जब इतनी मोटी बुक पढ़ोगे 50 नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए, पहले जो हमारे पास मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी था उसको कन्वर्ट कहां पर कर दिया गया बेटा, बताओ? मोड वैट के अंतर्गत। ओके, मोड लिख लेना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था बेटा? सेबी का गठन किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। भाई जो भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बात होती है, जो भी सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड बात होती है, वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? तो सेबी का फुल फॉर्म लिख लेना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें भी बहुत बड़ी कहानी है। हमने यहां लिख तो दिया कि 1988 से, अप्लीकेबल होता है 1992 से। लॉ जो बनाइए वो कब बनाए? 1992 से। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो सर क्या इससे पहले जो है कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था क्या? था। इससे पहले कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सिक्का एक्ट बनाया गया था, CICA। ठीक है, SIKK मत समझ लेना, CICA, सिक्का एक्ट बनाया गया था। अब उसका काम था कि भाई कैपिटल को कंट्रोल करना, कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट करना, और उसको सपोर्ट करने के लिए CCI था। CCI मतलब ये नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बेटा, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज। ठीक है, तो सिक्का एक्ट को सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया था? जब 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन हुआ तो CCI को खत्म कर दिया गया। तो CCI साफ। अब सिक्का को कंट्रोल करने के लिए कौन आ गया? सेबी। लेकिन जब 92 में प्रॉपर सेबी लॉ बन गया तो उस टाइम में सिक्का एक्ट भी क्या हो गया हमारा? खत्म हो गया। ओके, मैं इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप एक बार देख लेना उसको। उसमें मैंने लिखा होगा सिक्का, फिर एरो देकर के CCI, फिर उसके बाद एरो देकर के लिखा होगा सेबी, सेबी लिखा होगा तो मैंने CCI को ऐसे काट दिया होगा, फिर उसके अंदर नीचे लिख के लिखा होगा 92 में सेबी लॉ, सेबी लॉ देकर के ऐसे एरो बना करके CICA को काट दिया होगा। तो वो ग्राफ देख लेना ताकि माइंड में एक रहे कि किस लेवल पे काम हुआ था। क्योंकि हो सकता है ना कि कभी पूछ दे कि भाई सेबी से पहले कौन था, सेबी से पहले सिक्योरिटीज बोर्ड को कौन कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, चल, तो 12 अप्रैल 1988 को किसका गठन हुआ था बेटा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। फिर लिखिएगा बेटा, मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको बस ये डेट याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। सेवरल एक्सपोर्ट incentives were introduced, कि अगर तुम बाहर भेजोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। तो इससे लोग अब खुशी खुशी एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, ये नहीं करेगा? क्योंकि प्रोत्साहन मिल रहा है भाई, इंसेंटिव मिलेगा तो कोई भी क्यों नहीं जाएगा काम करने, कोई भी क्यों नहीं काम करेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? तो सेवरल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वेर इंट्रोड्यूस्ड। फिर कहता है द रूपी was
devalued by 30% from 1985-86 to 1989-90। 1985-86 से लेकर के अगर 1989-90 तक की बात करें तो जो रुपी है वो कितने परसेंट से गिर गया बेटा? डिवैल्यूड का मतलब क्या होता है? गिरना ना। वैल्यूड का मतलब क्या होगा? बढ़ जाना। लेकिन डिवैल्यूड का मतलब कम हो जाना। तो रुपए की औकात क्या हुई थी बेटा? 30% से कम हो गई थी। जैसे आपने देखा होगा जब मैं यूनिट 4 पढ़ा रहा था इंटरनेशनल ट्रेड का, एक्सचेंज रेट वाला, तो उसमें याद है कि एक बार मैंने लिया था कि $1 बराबर 1 रुपीज, और बाद में अभी कितना 85 रुपए कुछ पैसे मान रहा था ना। तो इसका मतलब रुपए की औकात गिरी है तब ना भाई। अगर बढ़ती तो फिर होता ना कि आज $85 बराबर 1 रुपया, तो चेहरे पे खुशी होती नहीं होती। तो जो रुपये की वैल्यू है वो क्या हुआ बेटा? 30% से डिवैल्यूड हुआ था। फिर कहता है बजट फॉर 1986 introduced policies of cutting taxes, liberalizing imports and reducing tariffs. Budget for 1986 introduced policies of cutting taxes, liberalizing imports and reducing। 1986 के बजट के दौरान 1986 के बजट के दौरान क्या किया गया बेटा? टैक्स को कम करने के लिए काम किया गया। इंपोर्ट्स को छूट दिया गया। पहले जो से इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस था ना हमारे, तो उसको क्या किया? लिबरलाइज किया गया, छूट दिया गया। एंड रिड्यूसिंग टैरिफ, और टैक्सेज को क्या? टैरिफ का मतलब क्या? एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाला ड्यूटीज। नहीं याद है कि नहीं है कुछ हो? तो जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह होती है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो ऑटोमेटिक है इससे लोगों का उत्साहवर्धन होगा ही नहीं होगा? भाई पहले बोलते थे कि आप 1 रुपए कमाओ, 80 पैसे मुझे दे दो, 20 पैसे आप लेके एंजॉय करो, कमाने की इच्छा होगी। लेकिन अगर ये बोला जाए कि 1 रुपए कमाओ, सिर्फ 20 पैसे मुझे देना, तब सोचेंगे चलो अब तो 80 पैसे का बचत हो रहा है, अब तो कर सकते हैं। होता ही नहीं होता। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट, आजकल आप देखो ना, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग इंडिया छोड़ करके दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, दुबई वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई में नो टैक्स पॉलिसी है, तो लोग क्यों नहीं काम करना वहां चाहेगा? कि जो कमाएंगे सब बचाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है? निर्मला दीदी एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं। कमाया रे पैसा ला, कमा लिया पैसा ला। अच्छा नहीं कमा रहा है, सामान खरीदा है, पैसा ला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा ही नहीं चल रहा है, हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं। अब हम जो देखो गरीब जैसा गरीब आदमी है कि नहीं, दिन भर भूखा रहता हूँ, खाना भी नहीं खाता हूँ, पैसा नहीं है, सब टैक्स दिया नहीं, वो अलग बात है। ठीक है बेटा। तो बजट फॉर 1986 इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज ऑफ कटिंग टैक्सेज, लिबरलाइजिंग इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ्स। तो देख रहे हो बेटा, ये सब क्या हुआ? एक तरीके का रिफॉर्म्स ही तो है, चेंजेज ही तो है, फायदेमंद बदलाव तो है। फिर इसमें कहता है बेटवा, द रिफॉर्म्स
in 1980s were limited in scope and thus bigger reforms were organized in 1990s. The reforms in 1980s were limited in scope and thus bigger reforms were organized in 1990s. कि देखो नो डाउट कि 80 में हमारे पास रिफॉर्म्स हुआ पर रिस्ट्रिक्टेड हुआ ना, कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के ऊपर, ऐसे ही हुआ ना, लार्ज स्केल पे तो हुआ नहीं। तो लार्ज स्केल पर कब हुआ बेटा? 90s के केस में। कब हुआ था? तो इसी के लिए हमको पढ़ना पड़ता है फोर्थ पॉइंट, रिफॉर्म्स 1991। क्या हुआ दीदी? क्या बोल रही हो? आप ही को बोल रहा हूं वंशिका, कुछ बोल रही थी, अपने आप से बोल रही हो? अच्छा फिर ठीक। क्या बेटा? स्वाभाविक सी बात है, पूरा टैरिफ पढ़ लिया और ये ही नहीं पता कि टैरिफ लगता किस पर है। टैरिफ में हमने सीधा क्या बोला था बेटा? एक्साइज ड्यूटी नाम दिया था या नहीं दिया था? कि हमें जो पढ़ना है हम तो भेजेंगे, उसके ऊपर ना टैक्स देंगे। ठीक है, इंपोर्ट के लिए तो क्लियरली लिख दिया लिबरलाइजिंग इंपोर्ट्स। लगता है लेकिन वो एनटीएम्स के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, चल अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग बेटा, फोर्थ पॉइंट होगा ना अपना। अभी तक हुआ है हम लोगों का प्री वाला हो चुका। प्री वाले में कहां से कहां तक करवाया था बेटा? 1850 से, लेकिन लिखवाते समय उससे भी पहले चले गए थे, 190 वर्षों का लेखा जोखा कर लिया था। क्योंकि याद है ना, हमने दो भागों में बांट दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनीज का रूल और, ठीक हुआ जी सर। फिर दूसरा हमने कहा था बेटा पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें बेसिकली 50 से 80 की बात कर रहे हैं हम लोग, या 48 से 80 की बात कर रहे हैं। फिर उसमें हमने एक और नाम अब जोड़ लिया, 1980 रिफॉर्म्स, और एक और नाम अब हमारा कौन सा आ जाएगा बेटा? रिफॉर्म्स 1991। इसी को कहते बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या नाम देंगे इसको? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लिखिएगा बेटा, इंडिया embarked on a bold set of economic reforms in 1991 under the Narasimha Rao गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछा था इस बार के एग्जाम में। कि नरसिम्हा राव की सरकार में इंडिया ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए।
ठीक है, कहता है द causes attributed to the immediate need for such a drastic change are कि भाई ये जो रिफॉर्म्स है इसका आखिर रीजन क्या था। भाई हम कह तो देते कि इंडिया ने बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, अरे भैया कुछ तो रीजन होगा, बिना रीजन के कोई काम होता है क्या। अब मान लीजिए कि आदित्य मेरे पास आया कि सर गोपाल ने मेरे नाक पे मुक्का मार दिया, देखिए खून निकल रहा है, तो क्या मैं गोपाल को जाके कूट दूं? नहीं, पहले पता करूंगा भाई इसका कारण क्या था, तभी तो किसी डिसीजन पे गए, है कि नहीं। तो फिर बाद में पता चला कि दोनों में शर्त लगी थी कि तू मेरे नाक पे मुक्का मार, मैं तेरे नाक पे मुक्का मारता हूँ, देख के दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। तो आदित्य ने मारा, गोपाल को कुछ नहीं हुआ, गोपाल ने मारा, उसका बत्ती तोड़ दिया। एक बार ट्राई कर लेना। लड़ाकू है तो सीए काहे कर रहे बेटा। अच्छा तो हम कौन सा सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, बिना रीजन के तो हो नहीं गया होगा, बिना रीजन के काम हुआ होगा नहीं। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो भाई अगर इंडिया इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, इतनी बड़ी चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो वो रीजन क्या है उसी को देखना पड़ेगा। तो मैं ब्रैकेट में इसी को लिख देता हूं बेटा, रीजन्स फॉर रिफॉर्म्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, रीजन्स फॉर रिफॉर्म्स कि भाई ये रिफॉर्म्स का रीजन क्या है उसकी बात करें हम। तो अब होता क्या है जरा मेरी बातों को समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा। बेटा हमने अभी तक जो पढ़ा है इसमें यही देखा है कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की गई इस तरीके से। 90s में ये नौबत आ गई थी कि ऑन एन एवरेज हमारे पास 2-3 हफ्तों के फॉरेन रिजर्व्स रह गए थे। तो भैया अगर घर का खजाना खाली हो जाएगा तो सामान हम बनाएंगे कैसे, मिलेगा कैसे, दुकान वाले को पेमेंट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट आएगी या नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत होगी या नहीं होगी। तो वहीं पर इन्होंने कंसेप्ट दिया था एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। कि भाई ये जो 50 तरीके का हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इससे क्या फायदा मिल गया। भाई हम तो 1948 से देखते हुए आ रहे हैं, बेसिकली 1950 से चलो हम लोग काम कर रहे हैं। तो 50 से लेके 90 तक 40 साल तो देख लिए ना। 40 साल में क्या हो गया भाई। शुरुआत में मैं मानता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी था, नो डाउट, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो फिर मन के अंदर वो डर वही है कि क्या पता फिर से कोई आके हम पे हमला ना कर दे, कोई हमें अपना गुलाम ना बना ले। ऐसी डर रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे कभी कभी ना किसी चीज के अंदर डर बैठ जाता है। ये घटना है लगभग 2007 के आसपास की, 6-7 के आसपास की। मैं एक बार पटना से गांव गया हुआ था, तो आराम से रात में सो रहा था, रतिया में ना मच्छरदानी के अंदर एक चूहा घुस गया और कम बखत ने उंगली पे काट ली। अब उसका खौफ मेरे अंदर ऐसा बैठ गया कि मुझे हर रात को ये लगे कि मेरे में पैर में चूहा ने काट लिया।
नहीं, अब वो खत्म हो गया। लगभग 3-4 महीने तक ऐसा डर सताता रहा। यहाँ तक कि जब गांव से मैं पटना भी आ गया ना, पटना में भी डर, वहां भी मच्छरदानी खरीद लिया मैंने कि ना भाई चूहा काट लेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने माइंड को पॉजिटिव लेते 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 समझाते समझाते लगा कि नहीं अब जो है ठीक है, तो फिर रिलैक्स हो गया। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, जेठालाल को बिजली का शॉक लगा था, याद है? तो कल मैं ऐसे ही एक और पुराना एपिसोड देख रहा था, तो उसमें अय्यर कहता है जेठा को, मेरा ये ट्यूब देख रहा है खराब हो गया, थोड़ा सा वो सही कर देना। जेठा बोलता हाँ हाँ अभी कर दो। जैसे ऊपर चढ़ा फिर उसको याद आया। तो भाई एक तरीके का क्या हो जाता है, डर बैठ जाता है। तो हमें रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को फॉलो तो करना चाहिए। अब जैसे सैफ अली खान पे हमला हुआ, अब रतिया सोने से पहले हर गेट को चेक करेगा बढ़िया से बंद है कि नहीं, कोई आ तो नहीं सकता। खौफ आता है, खौफ बैठ जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्टिव अगर हो जाएंगे तो ये भी दिक्कत है। ठीक है, मान लो मैं अपने बच्चों को बोलूंगा बेटा वहां पे चूहा है साइड हो, उससे पहले हम कूद के चल जाए चूहा 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 तो पता चलेगा मेरा बेटा बोलेगा हाँ वो डरता नहीं है, वो तो कॉकरोच वगैरह को देखता है तो इसका जो मुंह पकड़ के उठा लेता है, पापा ई खतरनाक है वो नहीं डरता। तो भाई रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हर एक समय पे ये चीजें काम नहीं आएगी, आगे कहीं ना कहीं हमको एक बोल्ड डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो वही चीजें यहां पर आपको करी गई थी कि भाई ये जो इतने सालों से हमने रिस्ट्रिक्टिव रखा है, जिस कारण से हमने बाहरी लोगों को आने से रोका है, अब तो जरूरत है। क्योंकि व्यापार तभी बढ़ेगा जब हर एक जगह के लोग आए। भाई आज अगर मैं यहाँ पर कोचिंग पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दूं कि ना भैया सिर्फ और सिर्फ बिहार वाले बच्चे ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा, तो क्या हमारे पास ज्यादा बच्चे होंगे? या रिस्ट्रिक्शन लगा दे सिर्फ नेपाल वाले ही बच्चे आए, तब भी हमारा काम नहीं चलेगा। या हम रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि भाई सिर्फ हिंदू आए सिर्फ मुस्लिम आए, तो बिजनेस नहीं चलेगा ना। बिजनेस के लिए क्या करना होगा? सर्व धर्म संभाव नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास। तो आपको अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना है तो बाहरी लोगों का भी हिस्सेदारी तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर बाहरी लोगों का हिस्सेदारी नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और 91 में यही चीजें यहां पर हुई थी कि 91 में जो ये बदलाव हुआ था, जो इंडिया ने एक डिसीजन लिया था, वो इसी के लिए लिया था कि कोई भी आए और अब यहां पर काम कर सकता है। तब जाकर के एफडीआई अलाउड हुआ था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई अलाउड हुआ था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कि विदेशी लोग भी पैसा अब यहां पर जमा कर सकते हैं। देखते हो ना कि अमेरिका में कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ का शेयर मार्केट हिल जाता है, और पिछले कुछ महीनों से रुला रखा है शेयर मार्केट ने भयानक तरीके से। कभी पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ करता था, आजकल रेड रेड नजर आता है, और डेली बेसिस पे रेड दिखाता है। तो बदलाव है ना भाई, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा तो इम्पैक्ट भी तो क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब इसी रीजन्स के बारे में हम लोग यहां पर डिटेल्स में बात करें। कोशिश करते हैं कहां तक जाता है, खत्म तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी ना भाई। मेन तो यही है, अब यहां से टॉपिक की शुरुआत। अभी तक तो एकदम पॉलिश मार रहे थे तुम लोगों को, वो बिल्डिंग बनाने से पहले बेस नहीं बनता है, वो बेस था, एकदम मोह माया वाली बात थी। ठीक है, एक्चुअल काम अब यहां से शुरू हो रहा है। 91 का रिफॉर्म्स, उसके इम्पैक्ट्स, उसके बाद क्या, नीति आयोग, और फिर हमारे करंट पोजीशन क्या है, यही ना बताया था। अब तो देख रहे हो ना बेसिक से कैसे कैसे स्टार्ट किया। आजादी से पूर्व
आजादी के बाद, आजादी के 30 वर्षों के बाद हमने क्या चेंजेस करी और 40 वर्षों के बाद क्या बदलाव करी है, ये चीजें हम लोग देखें। ओके, तो चलिएगा लिखते हैं अब इसके अंतर्गत। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोले तो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर consistently exceeding revenue receipt, अर्थात ह्यूज डेफिसिट, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंटली एक्सीडिंग रेवेन्यू रिसीव्ड, कि गवर्नमेंट का खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भाई गवर्नमेंट तो लोगों के लिए करेगा और पैसा उतना मिल नहीं रहा है, तो इनकम, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को रिसिप्ट आएगा तब ना वो एक्सपेंडिचर करेगा। अब पैसा उतना आ नहीं रहा है, खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, स्थिति धीरे धीरे और दयनीय होती जाएगी ना। कितना लोन लेगा, है ना, तो स्थिति धीरे धीरे क्या होती जाएगी, दयनीय होती जाएगी। तो इसी के कारण क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या बदलाव करें कि हमारे पास रिसिप्ट क्या हो जाए, बढ़े। रिसिप्ट को बढ़ाने की बात करी जाएगी। फिर कहता है बीओपी क्राइसिस, तो ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा, द सर्ज इन oil prices triggered by the GULF Gulf War in 1990 and the consequent serve strain on a BOP। भाई जो ऑयल का प्राइस है अचानक से, ट्रिगर्ड का मतलब होता है बहुत ही तेजी से बढ़ जाना, ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है, अचानक से बदलाव हो जाना। तो अगर अचानक से ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऑयल का तो हम लोगों को इंपोर्ट पे ही ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी है, हम लोगों को मंगाना ही पड़ रहा है। और गल्फ वार के कारण वहां पर प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो हमारे पास स्टॉक है, रिजर्व्स हैं, वो तेजी से खत्म होगा ही नहीं होगा। तो अगर पेमेंट उधर जाएगा तो बाकी चीजों के लिए दिक्कतें क्रिएट हो गई या नहीं होगी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या हो गया था वहां पर बेटा, क्राइसिस हो गया था। तो इसके कारण भी रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई। अभी हम लोग रीजंस देख रहे हैं कि क्यों जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। तो इसके कारण भी क्या पड़ेगा बेटा, हमारा जरूरत रिफॉर्म्स का पड़ेगा। फिर कहता है बेटा, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स touched the lowest point with a reserve of only $1.2 billion, which was barely sufficient for 2 weeks of imports।
क्या यही चीजें हमने पहले बताया था बेटा कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो अपने क्या हो गया बेटा, मिनिमम लेवल तक पहुंच गया, ये नहीं पहुंच गया? कहां तक पहुंच गया? मिनिमम लेवल तक पहुंच गया। कितना? तो 1.2 बिलियन डॉलर, जो कि हमारे इंपोर्ट्स के कितने हफ्तों के लिए बच गया था बेटा? सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। तो भैया 2 हफ्तों के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है नहीं होती? भाई आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई आपको सामान देगा क्या? नहीं देगा ना। तो आपके पास रिजर्व का होना क्या होगा, जरूरी होगा, ये नहीं होगा? ओके। और आजकल तो बेटा जितना पहले मिनिमम पे टच किया उसका 600-700 गुना हमारे पास है रिजर्व के रूप में। कर ले कितना कर सकता है। तो चलिए, फिर कहता है बेटा, टी आई लिखा है बेटा, टाइटनिंग ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मस्टर फॉरेक्स फोर, फॉरेक्स बोले तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेक्स का मतलब हो गया बेटा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? तो फॉरेक्स फोर एसेंशियल इंपोर्ट्स resulted in reduction in इंडस्ट्रियल आउटपुट। भाई जब हमारे पास 2 हफ्तों के लिए ही रह गया, तो क्या उस फंड को हम इधर उधर पे बर्बाद करेंगे? नहीं। सिर्फ क्या होगा, जो जरूरी की चीजें हैं, जो बहुत आवश्यक है, उसी को खरीदा जाएगा ही नहीं। भाई जैसे अगर मान लीजिए कि आपके जेब में 500 रुपए बचे हैं और महीने के 5 दिन बचे हुए हैं, घर से 5 दिन के बाद आएगा पैसा, तो आप क्या करोगे? 500 रुपए जाके एक ही दिन में फूंक के आ जाओगे? नहीं ना। उसके बाद आपका सोचना शुरू होता ही नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, उसके अनुसार उसका यूटिलाइज करते हो या नहीं करते हो। लेकिन जिस दिन पैसा आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, उस दिन तो मस्ती में झूम रहते हो, अरे अभी कोनो टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास। दिन बीतता जाता है, चेहरे की हंसी गायब होती जाती है, लास्ट आते आते जेब अलाउ कर रहा होता है कि आज एक दिन भूखा भी रह सकते हैं तो काम चल जाएगा। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जो बहुत आवश्यक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा जो जरूरी हो जाएगा, सिर्फ उसी का काम करोगे या नहीं करोगे? सिर्फ उसी को देख करके चलोगे या नहीं चलोगे? और कोई भी चीज काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज यहां पे बोला कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा टफ कर देंगे, टाइट कर देंगे। सिर्फ जो आवश्यक चीजें हैं, जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, उस पर खर्च किया जाएगा। ओके। अब ऐसी अगर स्थिति आ जाएगी तो फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा या नहीं सोचना पड़ेगा? ओके, या आगे बढ़िए। बहुत बोर हो रहे होगे ना इस टॉपिक में, ना? कितना अच्छा मार्केट सब पढ़ रहे थे, आराम से ग्राफ व्राफ बना रहे थे। चलेगा बेटा, इसमें भी आएंगे, इसके बाद नेशनल इनकम पे ही आ जाऊंगा, ताकि थोड़ा सा ग्राफ व्राफ बने, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो तो दिमाग की बत्ती जले। ठीक है ना, करेंगे वो भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक बा? हाँ, उदास नहीं खे हो, ठीक बानू, चल ही रहुआ करी। इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन external borrowings from
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अब भैया जब घरवा में पैसा नहीं बचा या मान लो आपकी जेब में खत्म हो गया, तो बड़ी ही असहनीय तरीके से देखते हो दोस्तों की तरफ, भाई रे कुछ माल पानी हो तो देना। तो दिक्कतें क्रिएट होंगी या नहीं होंगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अब उस स्थिति में क्या होगा, कहीं ना कहीं से उधार लेने की जरूरत पड़ेगी ना। तो इंडिया ने IMF से क्या लिया बेटा? लोन लिया, और ज्यादा नहीं लिया, $7 बिलियन ओनली। कितना लोन ले लिया बेटा इंडिया ने? ओनली, ओनली लगाना बोलो बेटा। पहले हमारे पास कितने थे? $1.2 बिलियन, मतलब सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स के बराबर। अब कम से कम ये तो हुआ कि 12 हफ्तों का जुगाड़ हो गया, है ना। 6 गुना लोन आ गया, वर्षा के 72, तो 7.2 बिलियन, तो मतलब 6 और हफ्ते, 12 हफ्ते का जुगाड़ अब हो गया। तो थोड़ा सा सोचने को समय मिल जाएगा। जैसे अगर 500 रुपए थे, 5 दिन का जुगाड़ था, और कोई घर पे अंकल जी वगैरह आए और जाते समय उन्होंने 100-200 की पत्ती पकड़ा दी, होता है ना भाई? नहीं होता। तो अगर मिल जाए फंड, तो थोड़ा सा आप दूर के लिए सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। लेकिन ये सब एक परमानेंट इलाज थोड़ी ना है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हर महीने ऐसा पैसा खत्म हो और कोई अंकल जी आ जाए, नमस्ते, और कभी अंकल बिना पैसे दिए जाने लगे, अंकल कुछ भूल रहे हैं। इतना अवभगत इसीलिए तो किए थे आप, चाय पिलाए हैं भैया, ₹5 का खर्चा हुआ है, पैसा दो 200 ना भाई। तो कुछ ना कुछ फंड की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन हर बार ये तो चलेगा नहीं भाई। आप लोन ले लेके थोड़ी ना काम चला सकते हैं। लोन लेके काम चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं। तो दिक्कतें क्रिएट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? चलिए, फिर इसके बाद कहता है बेटवा, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर undertakings, also called crisis of confidence। बेटा ये जो शब्द लिखा हमने, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब क्या हुआ भाई? कहते देखो बेटवा, जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर है ना, उसमें ना लोग उतना काम करना चाहते नहीं है भाई। सरकारी नौकरी वही करना चाहते हैं जो स्वास्थ्य लाभ ज्यादा प्रदान करना चाहते हैं, कि भाई सुबह उस टाइम पे गए, शाम में आए, भोजन किए, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मन नहीं है मेडिकल लगाओ, मन नहीं है छुट्टी डाल दो, है कि नहीं। वो ऑफिस भी गए, होगा काम, कर रहे हैं। जाओ ना कभी SBI वगैरह अकाउंट खुलवाने के लिए, पता चल जाएगा कितना अच्छा सर्विस देता है। अभी ये प्रॉब्लम, अभी ये प्रॉब्लम। मेरे सारे बैंक में अकाउंट है SBI को छोड़कर। SBI मतलब कि गवर्नमेंट बैंक को छोड़कर सारे बैंक में, क्योंकि आसानी से खुल, पैसा नहीं है तभी तो खुलवा रखा है। और अभी तो 10-15 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक हो गए थे।
सारे ही अकाउंट। अब दिक्कत क्या है, आदत हो गई है हमेशा गूगल पे, फोन पे ये सब करने की। अब जाए चले ही नहीं, कैशवा जेब में मैं ज़्यादा रखता नहीं, थोड़ा बहुत रखता हूँ कि जरूरत का चीज़। वो कितना चल जाएगा, 1 दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए, 5 दिन चल जाए, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। अभी तक भी पूरा अकाउंट सही नहीं हुआ है अभी भी 2 अकाउंट पे टेंशन लगाइए। क्या हुआ, बरोबर पैसा नहीं है इसीलिए तो ब्लॉक कर दिया था। तो प्रॉब्लम हो गया, अब दिक्कतें भी आई। कैसे मैनेज किया है वो मैं ही समझ रहा हूँ इस बीच में। ये जो पिछले मतलब 4 जनवरी के आसपास ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। क्या हुआ, 4 जनवरी के आसपास वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब जाके 1-2 दिन पहले थोड़ा सा दिमाग हल्का हुआ। और इसी गुस्से में पता है मैंने फोन पे डिलीट कर दिया, गूगल पे है ना, गूगल पे डिलीट कर दिया। पेटीएम में तो यूज ही नहीं करता मैं। पेटीएम पे कभी कोई बच्चा पेमेंट भी करता है तो उसको आरसी क्लासेस दिखता है, तो इसलिए वो क्लासेस के नाम पे आता है ना, तो बिजनेस अकाउंट में जाता है वो, जो है नहीं बिजनेस तो पेटीएम वगैरह यूज नहीं करता। मैंने इन दोनों को भी डिलीट कर दिया कि इस बार देख लिया ना, अब सीधा अपना फंडा है, कैश पर ऐश, खत्म। मैंने सर को भी उस दिन बोला, मैंने सर इस बार से जो आप पेमेंट दोगे ना, 50% चेक, 50% कैश। अरे क्यों गो भाई, मैं बैंक में टेंशन लूं भाई, रुला दिया इस बार। और वाइफ से रोज बोलूं कि दे दे अपने अकाउंट से, नहीं दूंगी। अरे है तो मेरे ही पैसे, दे दे। तो ठीक है, एक शर्त पे, ये 5,000 दिया है, 3 दिन के बाद 6,000 चाहिए है। इतना कौन बैंक इंटरेस्टेड लेता है, ऐसा ये चाहिए ये नहीं चाहिए। अब मजबूरी है भाई, मजबूर मजबूर है, क्या करें। तो उससे लेके काम चलाना पड़ा है इस बीच में मुझे। और वो भी धमकी देती रहती है, हाँ सुनो अगर कल नहीं दिया ना तो 1,000 और बढ़ जाएगा है। हाँ मैंने इस बीच में उससे टोटल 18 या 19 हजार लिया है, 30,000 चुका चुका हूँ, लेकिन वो 18 अभी भी है। 18 नहीं है, मतलब आज मुझे, हाँ सवेरे आ रहा था ना तो बोली है आज शाम में 27,000 रुपये मिल जाना चाहिए मुझे, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे। मैं ये टेंशन में हूँ कि मैं कितना ले चुका हूँ भाई कर्ज। मुश्किल से उससे मैंने वही 18,000 के आसपास लिया है, 17-18 ही लिया है, उससे ज़्यादा नहीं। 30,000 से ऊपर दे चुका हूँ मैं। 27,000 अभी आज सुबह हिसाब जोड़ के देखिए, 27,000 और आपके ऊपर बाकी है। मैंने बोला ठीक है, आज 27 दे के फुल एंड फाइनल तुम्हारा हिसाब क्लोज करो। भाई ऐसे बैंक से इंटरेस्ट नहीं चाहिए जिसका सुबह अमाउंट का वैल्यू कुछ और होता है, दोपहर में मैसेज कुछ और होता है, शाम में कुछ और होता है कि नहीं। और एक दिन लैप्स हो जाए तो वैल्यू कुछ और होता है। अरे बहुत रुलाती है भाई बता। लेकिन अच्छी भी बात है, कम से कम इसी बहाने सेविंग तो होता है। फिर किसी दिन इमोशनली डायलॉग दो दूंगा, पैसे निकाल लूंगा चलो दे। तो पब्लिक सेक्टर में ना लोग हो जाते हैं बेटा लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब हो जाता है आलसी, कामचोर, क्योंकि उन्हें टेंशन फ्री है, पैसा तो मिलता ही रहेगा। जैसे लॉकडाउन के टाइम में मैं भी बिहार में ही था, और हमारा तो काम ही था बस 1.5 घंटे में पूरा जितना बच्चा था सबको पढ़ा लेना और आराम से रिलैक्स मोड में रहना। और हमारी सिस्टर है गवर्नमेंट टीचर, वो आराम से घर पे स्वास्थ्य लाभ लेती थी और फिर दिखाती, देख 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 पैसा आया, तेरा आया। और मैं जब भी कोचिंग वालों को बोलूं कि भाई पेमेंट तो दे दें, तो बोलता है अरे सर बच्चे पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं पैसा का बहुत दिक्कत है। मतलब चल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया। मैंने 2020 पूरे साल में लगभग 600 से ऊपर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, और पैसे मिले मुझे 60,000 रुपया पूरे साल में। मैं जो बार बार बोलता हूँ कि 5,000 हमारी इनकम है, 5,000 इनकम है, वो उसी दौर को याद करके बोलता हूँ मैं। प्रेजेंट तो 1 लाख है बेटा अभी तत्कालिक, यहाँ से बाकी जगह क्या पता नहीं
तो ऐसा तुम सोचना है नहीं उतना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि लेथार्जिक है तो पैसे तो उसको मिल गए, स्कूल जाना चाहेंगी वो। मैंने उसको देखा हुआ है, सप्ताह में एक दिन स्कूल जाती थी एवरी सैटरडे, ताकि पूरे वीक का अटेंडेंस बना दें। अभी जो बिहार में ये नया वाला अप्लीकेबल हुआ ना, अंगूठा वाला, फोटो वाला, बहुत दुखी है। अब मैं जाके चिढ़ाता हूँ, और बता, कल रात में भी फोन पे बात कर रहा था, मैंने बोला और तुम्हारे तो स्कूल में छुट्टी है? बोले "हं, बच्चों की छुट्टी है, हम लोगों को जाना पड़ता है"। मैंने बोला अब मजे ले। अब क्या हो रहा है ना, गर्मी छुट्टी भी है तब भी टीचर स्कूल जा रहा है। अभी मैंने तो तू दिन भर स्कूल में करती क्या? बोले कुछ नहीं, बस आग सेक रही होती है, और क्या करूं। क्योंकि एंट्री उसी टाइम पे होना है और एग्जिट के टाइम में भी अंगूठा सटाना है। ना सटाओगे सैलरी साफ। तो अंगूठा सटाना कंपलसरी हो गया। और डीएम ऑफिस में ग्रुप फोटो जाता है स्कूल में एंट्री के टाइम में भी और एग्जिट टाइम विथ लोकेशन और टाइमिंग के साथ फोटोआ भी जाता है। अब बताओ। तो उस टाइम में उसने बहुत चिढ़ाया, देख देख देख, हमारा सैलरी और तुम्हारा। उसके बाद फिर लॉकडाउन खुला, फिर हमने बोला अब तू देख, जितना तेरा क्वार्टरली इनकम है उतना हमारा मंथली इनकम है। सिंपल सी बात, उन लोगों को कितना मिलता है? 48,000 50,000 के आसपास मिलता है। उतना हमारा एक महीने का 10 दिन का खर्च इनकम है, तो अंतर नहीं पड़ जाएगा? तो भाई सरकारी में ना थोड़ा सा ये दिक्कतें हैं, क्योंकि उसको पता है कि पैसा तो आ नहीं जाना है, काम कौन करे भाई। लेकिन प्राइवेट में काम जितना अच्छा करेंगे उतना ज्यादा फायदा। मैंने 2021 में टॉपर्स ज्वाइन किया है, अगस्त 2021 में मेरी सैलरी थी 17,500 रुपये। टॉपर्स जब मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ 17,500 रुपये। एक साल के अंदर में उसको एक पहुंचा दिया हमने, तो मेहनत की बदौलत ही ना। तो अगर कहीं पर भी पब्लिक सेक्टर है ना कहीं लोग लेथार्जिक तो हो ही जाएंगे, आलसी हो ही जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि हमें ये मिलना है। आज देखो ना कि लोग हल्ला कर रहे हैं कि रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दिया। बेच नहीं दिया गया, प्राइवेटाइज किया गया है। क्योंकि अगर प्राइवेटाइज होगा तो ऑटोमेटिक काम होगा, और होना भी चाहिए। A to Z चीज प्राइवेटाइज होना चाहिए। आप देखो ना, अगर ये जो डीटीसी वाले बस वाले हैं, डीटीसी लॉस में नहीं चल रही है क्या? चल रही है। देखो ना, मस्ती में झेल रहा होता है, यहाँ नहीं रोकेंगे, वहां रोकेंगे, वहां नहीं मने वहां रोकेंगे, चढ़ाने का मन है चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाने का मन होगा नहीं चढ़ाए। आप देखो इस तरीके से हरकतें चलती है उसकी, तो लॉस नहीं होगा। लेकिन आप जो ये ऑरेंज वाली डीटीसी देखते होगे ना, ऑरेंज कलर की जो है, वो प्राइवेटाइज्ड है। उसका और ग्रीन वाले का अंतर देख लेना। ग्रीन वाले डीटीसी की हालत देख लेना और ऑरेंज वाली की हालत देख लेना, तो बहुत अंतर होगा। तो अगर प्राइवेटाइज किया जाएगा तो फर्क पड़ेगा। ये तेजस राजधानी है ना, तेजस राजधानी प्राइवेटाइज्ड है, राजधानी पब्लिक है, लेकिन तेजस राजधानी जो है वो प्राइवेटाइज्ड है। पिछले साल ठंड के मौसम में मैं घर जा रहा था, ट्रेन हुई 12.5 घंटे लेट। कुहासा में तो हो ही जाता था। 12.5 घंटे लेट, मुझे पहुंचना था 4:40 सुबह में, मैं पहुंचा था 5:10 शाम में सिर्फ। लेकिन एक फायदा हुआ, दिन में 3 बार भोजन भी कराया फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगले दिन 450 या 500 रुपये अकाउंट में वापस भी आए, पेनल्टी, लेट जो हुआ था ट्रेन उस चक्कर में। लेकिन जो गवर्नमेंट ट्रेन है, मुझे याद है 2008 के आसपास की बात है, एक ट्रेन चलती है महानंदा एक्सप्रेस। महानंदा कोई अगर जानते हो उधर क्या है महानंदा एक्सप्रेस,
तो उस टाइम में इतना तो नहीं था ना कि ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो या ये कर सकते हो, तो काउंटर से टिकट कटाया था हमने। मैं गया सुबह सुबह ट्रेन पे बैठने के लिए, तो जो हमारा सीट था वो सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक फैमिली आई, मुझे बोला उठिए आप, मेरा सीट है। मैंने बोला नहीं मेरा सीट है, ये देखो। बोलता है आपने पता नहीं किया, जाके इंक्वायरी पे पता कीजिए, कल वाली ट्रेन है। मतलब 24 घंटा लेट ट्रेन खुल रही थी, मेरी ट्रेन तो कल आनी थी। उस टाइम में इतना था नहीं ना, बहुत से बहुत आप 139 पे कॉल करके पता कर सकते थे। तो स्टूडेंट लाइफ में कौन उतना देखता है, आज चल चलते हैं। वापस आना पड़ा था पुरानी दिल्ली से, क्या करें। तो ये है बेटा पब्लिक सेक्टर। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं उस पर चेंजेस करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा ही नहीं करना। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। कि किसी को ये है ही नहीं कि हम अगर करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, क्योंकि उसको पता है पैसा इतने मिलना। भाई जो काम करेगा उसको भी पैसा उतना ही मिलना, जो नहीं कर रहा उसको भी पैसा इतना मिलना, तो फिर पैसा काम करना क्यों, फिर काम करना क्यों। भाई मुझे पता है कि मैं सुबह से शाम मेहनत करूंगा तब भी मेरे पास सैलरी उतनी आनी है, और कोई दिन भर पान खा करके और मिश्रा जी कर रहे हैं तब भी पैसा उतने आना है। तो फिर हम भी तो मिश्रा जी जैसे इनो बनेंगे, हैं नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की क्या हो जाएगी बेटा, कमी होगी या नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है, चाइना जो पॉलिसी फॉलो करती है ना, बहुत बेहतर पॉलिसी है वो, लेबर के लिए बहुत बेहतर पॉलिसी। जैसे अगर आपने इंटरव्यू दिया जॉब के लिए, तो आपसे पूछेगा कि आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं, तो आप एक ओवरव्यू तो बताएंगे कि भाई हमें परिवार चलाने के लिए इतना तो चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने बोला कि भाई 50,000 रुपये हमें तो चाहिए ही चाहिए, बोलेगा मैं तो 50 नहीं दे सकता हूँ, 30 दूंगा, बट अगर आपकी इफिशियंसी इतनी रही तो मैं 20,000 और दूंगा। तुम्हारी जरूरत पूरी कितने पे होगी, 50। तुम्हें मिल कितना रहे, तो तुम मेहनत करोगे उस 20 को पाने के लिए, नहीं करने के लिए। चाइना ये पॉलिसी करता है। आज अगर गवर्नमेंट स्कूल में ना ये पॉलिसी लगा दी जाए ना, कि अगर बच्चों का रिजल्ट इतना बेहतर आएगा तभी सैलरी मिलेगी, नहीं तो सैलरी कट किया जाएगा, देख लो पढ़ाई कितनी मस्त होगी। वो छोड़ो ना, खाली एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देना कि जितने भी मंत्री और संतरी हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट का बाप बन जाएगा। नहीं केजरीवाल सिसोदिया इतना चिल्लाता है कि दिल्ली के स्कूल हमने इतने बेहतर कर दिए, बिल्डिंग बना देने से पढ़ाई बेहतर हो जाती है क्या। वो तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा तो वैल्यू होगी, देख कैसे बढ़ता है। आज अगर एक भी मंत्री का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ लेना, सरकारी स्कूल में, उस स्कूल का रूपरेखा बदल जाएगा। क्योंकि बाप को टेंशन होगा कि हमारे भी बच्चा को गांजा पीने का आदत लगा रहा होगा, तो ऑटोमेटिक कराई होगी कि नहीं होगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, सारी पॉलिसी बदल जाएगी तुरंत। तो ये अप्लीकेबल होता है हम लोग आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर में तो ये दिक्कतें हैं। आप जाओ ना कभी ठंड के मौसम में, महिलाएं एकदम ऊन काटा लेकर के ढिड़क 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 एकदम स्वेटर बुन लेंगी। किसी बच्चे को लगे अरे इधर आ, चल ठीक है थोड़ा सा छोटा है अभी हो, क्योंकि अपने बच्चे का नाप तो लेगी ना भाई, तो हाइट मिला लेती है, आ इधर चल बेटा जाओ बाद में आइए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो भाई इन सब के कारण मजबूरी बस रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया था 91 के अंतर्गत। उसमें एफडीआई की अलाउ हुई थी, ताकि जब बाहरी पैसा लगाएगा तो वो तो वसूलेगा ही भाई, वो तो काम करवाएगा ही करवाएगा, है या नहीं। आप देखिए ना जो गेस्ट टीचर वगैरह होता है वो मेहनत करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेहनत नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जो सरकारी टीचर एक्चुअल में है वो आराम से स्वास्थ्य लाभ लेगा, ठीक बा। चलिए, कहता है देयरफॉर
the reforms were initiated in 1991 and popularly known as LPG, liberalization, privatization and globalization. Liberalization, privatization एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो हम लोग दिक्कतें देख रहे हैं, इन कारणों के प्रभाव के कारण एलपीजी कंसेप्ट या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता पड़ी। और इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है या था तो वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। पहली बार हमने उनके लिए थे शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं की देन है कि आज इंडिया इतना स्ट्रांग हुआ है या अपने पैरों पे खड़ा है। जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह जी। अब ठीक है बेटा। सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था क्योंकि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर वही थे। सरकार नरसिम्हा राव जी की थी। ऊपर लिखा था अभी मैंने, याद है ना? सरकार किसकी थी? नरसिम्हा राव की। तो नाम तो उन्हीं का होगा और काम इनका था। ओके, तो ये तो हमने ये लिखा है कि आखिर रीजन क्या था कि 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत आन पड़ी। आखिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्यों आन पड़ी वो हमने देखा। लेकिन भैया होगा भी तो चलिए जरा अब इसी के अंतर्गत नई चीजें लिखते हैं। ये सारे 91 रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही जा रहे हैं, टेंशन ना लो। आज की क्लास अगली क्लास पूरा खा जाएंगे इसमें आराम आराम से, ठीक है ना? हड़बड़ी तो नहीं है ना? नहीं बोलोगे तो मैं अगली क्लास में निपटा दूंगा पूरा टॉपिक। ये कोई रिलैक्स जिंदगी ना। चलो, कहता है बेटवा, द रिफॉर्म्स had two major objectives. The reforms had two major objectives. Okay. The reforms had two major objectives. कौन कौन सा? तो पहला, reorientation of the economy from a centrally directed and highly controlled one to a market friendly और मार्केट ओरिएंटेड तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था बेटा कि जो हम लोग सरकारी तंत्र में ज्यादा देख रहे थे उससे कहां पे कन्वर्ट करना, प्राइवेट के लिए। अभी इतना यही जिक्र ना बार बार मैं समझा रहा था, यही चीज समझा रहा था। नहीं तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ ज्यादा से ज्यादा झुकाव है ना उसको कहां पे कन्वर्ट करना,
प्राइवेटाइज्ड या मार्केट ओरिएंटेड की तरफ। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बाय substantial reduction in fiscal deficit। कि भाई जो लोन्स एंड बोरोइंग्स है उसमें क्या करना बेटा, कमी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन बाय सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, ताकि हम अपनी जो डेफिसिट है उसको कम करें, ताकि क्या हो, स्टेबिलिटी हो, स्थिर हो सके, है कि नहीं। भाई जो किसी का लोन लेके रखा तो दिमाग में परेशानी है या नहीं है, उसको शांत रखने के लिए क्या होगा, लोन को कम करना होगा या नहीं करना होगा, तो वो काम करना। भाई इकोनॉमी जितनी स्थिर होगी उतनी बेहतर होगी, और जितना ज्यादा उथल पुथल होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी। ओके, तो दो ऑब्जेक्टिव था, पहले कि पब्लिक से कहां, प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होना, मार्केट ओरिएंटेड बेस्ड होना, और दूसरा जो हमारे पास डेफिसिट है कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर हाई है, तो उसको एक्सपेंडिचर को मतलब कम करना ताकि डेफिसिट हमारा कम हो और स्टेबलाइजेशन हो सके, स्थिरता मार्केट में बनी रह सके, उसके लिए काम करना। ओके, अब बात तो सिर्फ इतने में बनेगी नहीं, अब इसको देखना भी तो पड़ेगा क्लियरली। तो चलिए आप लोगों के आशीर्वाद से करते हैं, दुआ तो कोई करते नहीं। चलिए बेटा लिखिएगा, द पॉलिसीज कैन broadly be classified as the policies can broadly be classified as, कि ये जो पॉलिसी है उसको कैसे हम लोग देखें, कैसे समझें। तो दो बातों की बात यहां पे करनी पड़ेगी, दो चीजों को देखना है। पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स, पहला कौन सा होगा बेटा, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, तो जरा लिखिएगा, which were short term measures to address the problems of inflation and adverse BOP, कि भाई इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा, स्थिर होगा या नहीं होगा, है नहीं। अगर जितना ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जितनी ज्यादा ये बीओपी का जो एडवर्स इंपैक्ट है या इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, इन सबको क्या करना, कंट्रोल कर लेना। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा ये हमारा, दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट लिखिएगा बेटा, स्ट्रक्चरल मेजर्स स्ट्रक्चरल
मेजर्स। अगर स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें तो कहता है विच आर, वहां शॉर्ट टर्म था, यहां क्या होगा बेटा, तो विच आर लॉन्ग टर्म एंड ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर aimed at bringing in productivity and, हाँ, BRINING, ब्रीनिंग, इन प्रोडक्टिविटी, लक्ष्य की प्राप्ति, इन प्रोडक्टिविटी एंड कंपिटिटिवली या कंपिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द structural rigidities in different sectors of the economy। भाई देखिए, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है या नहीं है? अब जब तक हम हर एक इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं लाएंगे, काम चलेगा क्या? भाई आपको अगर देखो लंबे समय तक की बात करनी है, आज भी आपने देखा होगा कि शुरू में मैंने आके टेस्ट के ऊपर बात करके आपको ये बताया कि आगे ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये हमारी सिर्फ आज की क्लास की बात नहीं है ना, हमारा मेन लक्ष्य क्या है हमारा, कि मई में जो पेपर होगा उसके लिए ना काम करना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचने की बात कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा या नहीं बढ़ाना पड़ेगा? कंपटीशन देखना होगा या नहीं देखना होगा? तो दो तरीके की बातें आएंगी, एक होगा कि भाई हम लोग किसी भी तरीके से स्थिर हों, और दूसरा क्या होगा कि हम लोग किसी तरीके से कंपटीशन पैदा करें, तो ऑटोमेटिक जो है उसका संरचना ही बदल जाएगा ना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना, स्वरूप, ढांचा, कार्य करने की प्रणाली पूरी की पूरी उसकी बदल जाएगी या नहीं बदल जाएगी? तो दो तरीके से हम लोग उस पॉलिसी को क्या करेंगे बेटा, क्लासिफाइड करेंगे, देखेंगे। टेप ले यहां तक, पर फेल तो यहां भी नहीं आएगा। अब इसमें जो हमारी सबसे बड़ी बात है ना बेटा, उसमें एक शब्द आएगा फिस्कल पॉलिसी। थोड़ा सा यहाँ पे इतू सा पढ़ लेंगे, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी पूरा का पूरा चैप्टर ही है, यूनिट ही है, पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। जो पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे ना, उसमें पहला ये है फिस्कल पॉलिसी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन है, इसी तरह से चारों यूनिट उसका पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर बस खाली लिख लेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। तो चलिए, अभी है टाइम, टेंशन ना लो, बहुत समय, अभी 1-1.5 घंटा है। भाई नेक्स्ट क्लास 11:30 से है ना, तो मेरे पास तो अभी 15-20 मिनट है। ज्यादा ब्रेक लेके क्या करोगे? 1:15 तो ब्रेक मिल ही जाती है ना। लिखिए बेटा, अब जो हमारा ये है फोर्थ पॉइंट पढ़ा रहे थे ना, तो फोर्थ पॉइंट का सब डिवीजन है ये। तो इसको ऐसे कर लेना बेटा, 4.1 लिख दूं समझ में आने के लिए, या एक काम ऐसे भी कर सकते हो, हमने हमेशा रोमन में लिखा है ना, तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख दो, तब भी समझ में आ जाना चाहिए। फोर्थ का पहला पॉइंट, फिस्कल रिफॉर्म्स। मैंने बोला ये इसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर है 4 यूनिट का, तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उसको हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत, पब्लिक फाइनेंस में। कहता है देयर वाज fiscal deficit in the
economy and we had a large current account डेफिसिट, इसको कहते हैं बेटा CAD, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। We had a large current account deficit, therefore fiscal reforms were needed। तो भाई ये जो हमारे पास लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसी के कारण हमें क्या जरूरत पड़ गई बेटा? फिस्कल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई। फिस्कल रिफॉर्म्स की बात हमने करी। आज फिस्कल रिफॉर्म्स वाला खाली लिखवा देता हूं, आगे की बातें अगली क्लास में कर लेंगे। फिर कहता है बेटा कि अगर अब रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी तो क्या क्या? तो देखिए बेटा, कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। भाई टैक्स का ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि पारदर्शी हो। अब ऐसा थोड़े ना कि तुम्हारे साथ कुछ और, तुम्हारे साथ कुछ और, तुम्हारे साथ कुछ, ऐसा तो नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए बेटा? स्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर्स, बेटर टैक्स कंप्लायंस। भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? बेहतर होना चाहिए। कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होनी चाहिए बेटा? कटौती। कर्बिंग का मतलब क्या होता है? कटौती होनी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना? कम करना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना? कम करना। तो कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन सब्सिडीज, सब्सिडीज को क्या करना बेटा? कम करना। खत्म नहीं करेंगे लेकिन कम करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट, इसको ना मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा जब प्राइवेटाइजेशन शब्द आएगा ना, ठीक है? तो प्राइवेटाइजेशन में ना हम 4 चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है? 4 चीजें, 4D। तो उसमें से एक ये डी है हमारा, डिसइन्वेस्टमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट भी, डेलीगेशन भी और डाइवेस्टमेंट भी, ठीक है? तो मैं वहां पर थोड़ा सा बता दूंगा, अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा, क्योंकि एक में होता है कि गवर्नमेंट अपना जो है ना 50% से ज्यादा हिस्सा बेच देती है और एक में 50% से कम हिस्सा बेच देती है। तो वो दोनों आता है डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट में, तो उसको हम बताएंगे वहां पर आपको, ठीक है? फिर उसके बाद इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके? और लास्ट इसमें लिख लीजिएगा बेटा, गवर्नमेंट entered into a historic agreement with RBI in September 1994 to bring down fiscal deficit in phased manner to nil by 1997-98। बेटा देखो, ये अभी तो मैंने यहां पर ये स्टार करके लिखवा दिया है
कि गवर्नमेंट का ये एम था कि हम अपनी फिस्कल डेफिसिट को क्या करें, धीरे धीरे खत्म करें। हम फिस्कल डेफिसिट को क्या करें बेटा, धीरे धीरे खत्म करें। और उसके लिए उन्होंने आरबीआई के साथ एग्रीमेंट भी करा था कि भाई 94 में एग्रीमेंट करा था कि टारगेट एक हम लोग ले लेते हैं 97 98 तक का, कि धीरे धीरे हम लोग फिस्कल डेफिसिट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये सोचा गया, हुआ नहीं। तो फिस्कल पॉलिसी वाले में ये बात भी हम बता देंगे कि ऐसे ऐसे हुआ, इतने तक पहुंचा, इतना रह गया, पर खत्म नहीं हुआ। फिर नया टारगेट अब इतने वर्षों तक, ठीक है ना। तो खत्म ये कभी भी होगा नहीं। ओके, तो ये यहां तक ध्यान रखना। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग मनी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी से भी रिलेटेड बातें करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो ये फोर्थ का पहला पॉइंट था, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद कल शाम में 3:30 बजे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहे, बाकी सब्जेक्ट को तब तक झेलते रहें। और आज सवेरे सवेरे हमें झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।